आज हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान के प्रश्नों के रूप में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में सम्मिलित किए हुए रहते हैं। खासकर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर बीपीएससी में या फिर आपको अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, रेलवे का, एसएससी का, अभी जस्ट डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, उसमें भी साइंस के क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं। बीपीएससी हेड टीचर का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसमें भी साइंस के क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं। बीपीएससी पीटी का एग्जाम होने जा रहा है, जो कैंसिल एग्जाम था, उसमें भी साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं उसको कलेक्ट करके क्वेश्चन और आंसर के साथ हम डालना है। आशा है कि आप इसको अंत तक देखेंगे और पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा तो निश्चित तौर पर केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको आप वहां सही करके आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सक्रिय पदार्थ जो क्षय होने के बाद सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं वो क्या होते हैं? समस्त रेडियो। रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, जैसा आपको पता है। साथ में इसमें एथिल मर्कैप्टन मिला दिया जाता है गंध के लिए, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गंधहीन गैस है। और गंध क्यों मिलाया जाता है? ताकि लीकेज का पता चल सके। तो एथिल मर्कैप्टन भी आप ध्यान में रखेंगे, 1-2 साल पूछे हुआ है क्वेश्चंस कि रसोई गैस में कौन सा गैस गंध के लिए मिला दिया जाता है ताकि विषाव का पता चल सके, तो एथिल मर्कैप्टन। अगला है कि वह धातु जिसका गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है। तो गैलियम ऐसा धातु है जिसका गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन -1e0 आप देते हैं और पॉजिट्रॉन +1e0 देते हैं। फर्क क्या है? यहाँ -1 आवेश है, वहाँ +1 आवेश है, लेकिन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का लगभग शून्य होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है, जिसको लगभग शून्य माना जाता है। अगला है कि किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। और ये कई बार पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन। ऑप्शंस में दिए जाएंगे ऑक्सीजन, बी में दिया जाएगा हीलियम, सी में रहेगा उपरोक्त दोनों का मिश्रण, डी में ऑर्गन या कुछ और दे देगा। तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। अगला है कि एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु क्या बनाने के काम में आता है? तो हवाई जहाज का जो पुर्जा बनता है हल्का होता है, तो एरोप्लेन में क्या चाहिए कि वेट कम से कम चाहिए और मजबूती चाहिए। तो और रेल के जो डिब्बे के पुर्जे हैं वो उस मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, जिसमें एल्युमिनियम एक प्रधान धातु होता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो आपका पानी है। वह बर्फ भी आप देख रहे हैं प्रकृति में मौजूद है, पानी तो मौजूद है ही और वाष्प भी मौजूद है। किस मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने हेतु किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, ये पता है। इसका प्रयोग विद्युत हीटर में भी होता है। अगला है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कई कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। आपको एसएससी जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसमें कई बार आए हुए हैं, बीपीएससी में आए हुए हैं, यूपीएससी में भी 2 बार आ चुके हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। अगला है कि वह धातु जो बल्बों की फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है, तो बल्ब के फिलामेंट में कौन धातु होता है? टंगस्टन। अगला है कि कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है,
तो कौन सी गैस निर्मित होती है? पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अपर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद है तो पूर्ण दहन नहीं हो पाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO। ठीक है। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है? क्रिस्टलन विधि द्वारा। ये बिहार पैरामेडिकल में 2 बार पूछ चुका है। ठीक है, क्रिस्टलन विधि द्वारा घटकों को पृथक किया जाता है, क्रिस्टलाइज करके रवा के रूप में निकल जाते हैं। पेंसिल लेड किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में होता है, उसीलिए उसको पेंसिल लेड कहा जाता है। अगला है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए हीलियम का द्रव्यमान 2-2 मिलके 4 हो जाता है। अगला है कि एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो मस्टर्ड गैस निकलती है जब एथिलीन की प्रतिक्रिया हम सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ करते हैं। अगला है कि जीवों के दांतों और हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है तो कैल्शियम फॉस्फेट वह दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। किसकी मौजूदगी के कारण मणिक का रंग लाल हो जाता है? मणिक एक पत्थर है और उसका रंग लाल हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, और यह उस पत्थर वास्तविक है कि नहीं, असली है कि नहीं, उसकी पहचान में यह प्रयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयोग होता है? तो सोडियम नाइट्राइट और भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, लेकिन वहां विकल्प में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, उसमें एक विकल्प था सोडियम नाइट्राइट, अन्य नहीं थे। तो सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी ऑक्सीजन कारक का मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह देगा, यानी नाइट्राइट समूह को देगा। ठीक है, अवकारक हो गया कि सोडियम दे देगा। हो गया। अगला है कि स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोम। हीटर में वही प्रयोग होता है। जल एक अच्छा विलायक है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसका वैद्युत स्थिरांक के कारण जल एक अच्छा विलायक माना जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिस अग्निशामक में झाग निकलते हो उस अग्निशामक का प्रयोग पेट्रोल से जो आग लग जाता है उसको बुझाने के लिए किया जाता है। अगला है कि किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में पीतल रंगहीन हो जाता है? पीतल का तो अपना रंग होता है हल्का पीला, वो रंगहीन हो जाएगा यदि हाइड्रोजन सल्फाइड यदि वायु में मौजूद है तो पीतल रंगहीन हो जाएगा। अगला है कि रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है? तो ग्वाइटर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापा जाता है। एक्चुअली वो विकिरण के उत्सर्जन को मापता है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ उसी को कहते हैं जिससे क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय किरणों का या रंगों का या कणों का उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा गामा का। ग्वाइटर काउंटर। परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को रदरफोर्ड के प्लैटिनम परीक्षण ने सिद्ध किया? तो रदरफोर्ड का जो परीक्षण है वो क्या है? स्वर्ण पत्थर पर अल्फा कण का प्रहार किया, वह मीन किस पर केंद्रित था? केंद्रक पर, न्यूक्लियस पर केंद्रित था कि वह उसके बीच में होते हैं और वह साबित किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि बीच में जाने से जो रे बीच में गया वो सीधा निकल गया, सीधा नहीं निकला बल्कि मुड़ गया, यानी बीच में उसको रोक दिया। तो यह पूर्णतः आधारित था किस पर? केंद्रक पर। वह धनावेशित होता है क्योंकि प्लस आवेश जो है वो वहां से प्रक्षेपित हो गया। तो ये क्लियर हो गया, न्यूक्लियस पर आधारित है। लोहे के इस्पात में बदलने हेतु कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहा इस्पात में निकेल धातु मिलाई जाती है। ठीक है, इस्पात का जो कंपोजिशन है लोहा निकेल। अब है कि
परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड, अभी जस्ट देखे हैं। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आई जाती है? तो क्रोमियम, है ना। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, सीधे इस्पात में निकेल। अगला कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान करती है? तो हरित गृह प्रभाव, उसी को ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी गैसेज हैं, लेकिन सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसीलिए CO2 के उत्सर्जन पे कमी के लिए SDG, जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो सब इस पर फोकस है कि CO2 के उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। ठीक है। अगला है कि वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है उनको समस्थानिक कहते हैं, है ना। क्योंकि उनकी परमाणु, जब प्रोटॉन की संख्या समान है तो परमाणु संख्या समान हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी, तो ऐसे को कहा जाता है समस्थानिक। और यदि द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या में अंतर हो, तो उसको कहते हैं समभागिक। और यदि परमाणु संख्या समान हो या ना हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो उसको कहते हैं समन्यूट्रॉनी। समस्थानिक क्लियर हो गया। अगला है, जैसे मान लें कि 6C12 और 6C14 कार्बन के दो समस्थानिक, दोनों में कार्बन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? समान, 6, और न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर हो गया, एक में 6 हुआ 12 वाले में, और 14 वाले में 8 हो गया। अगला है कि कार्बन तत्व द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक हाइड्रोकार्बन का होता है। मीथेन, अब अल्केन देखे, अल्कीन देखे, अल्काइन देखे, अल्कोहल देखे, सब में क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है। अगला है कि पृथ्वी की भूपटल में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो प्लैटिनम धातु प्रकृति में विशुद्ध रूप में पाई जाती है, यानी इसको शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला है कि चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो साइनाइड विधि अपनाई जाती है। अगला है कि अणु के भाग में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है कि चूने के जल में क्या उपस्थित होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब जल में उसको मिलाते हैं तो रिएक्शन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें हीट बाहर निकलता है, देखिएगा गर्म हो जाता है। अगला है कि किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला कि यह सिद्धांत किसने दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो यह सिद्धांत डाल्टन का है। ठीक है, डाल्टन का यह सिद्धांत है कि परमाणु पदार्थ का वह छोटा रूप है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो स्वतंत्र रूप में परमाणु नहीं पाया जाता। अगला है कि किसकी मात्रा स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो अगर मैग्नीज की मात्रा बढ़ा देंगे तो स्टील कठोर होता चला जाएगा। अगला है कि आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, पंक्ति तो डोबेनर का त्रिक नियम देखिएगा, तो वो सब जो नियम है वो सब नियम सफल नहीं हुआ। पहला प्रयास मेंडलीव का था, और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जबकि बाद में यह विषय सामने आया कि नहीं, परमाणु के जो भी गुण होते हैं वह उसके परमाणु संख्या पर, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो उसको फिर चेंज किया और बनाया मॉसले, लेकिन मॉसले कोई बहुत ज्यादा नया इजाद नहीं किया, बस वो मेंडलीव की सारणी का कॉपी करने की कोशिश किया, इसलिए योगदान जाता है मेंडलीव को। अगला है कि सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी? तो डी ब्रोगली ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। बीपीएससी में, बिहार पैरामेडिकल में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी? ब्यूटेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन।
और कुछ प्रोपेन भी है। और अभी बताए हैं कि गैस में गंध देने के लिए एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। अगला है कि एक ही प्रकार का परमाणु किस प्रकार के तत्वों से बना होता है, तो प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। रक्त कैंसर जो ल्यूकेमिया है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप, अभी देखिए कैंसर के उपचार के लिए तो कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चांदी का निष्कर्षण मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंडाइट अयस्क से, है ना, अर्जेंडाइट अयस्क से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। अगला कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछे जा चुके हैं, पारा मेडिकल में भी पूछे जा चुके हैं, बीपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं, एसएससी में भी पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिस्टर बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला है कि आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोसले ने, अभी बताए हैं। चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण वायु में दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। और जब कार्बन किसी भी चीज में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति की पहचान करनी है तो उसमें यही प्रयोग किया जाता है कि चूने का पानी का रंग देखने से दूधिया हो जाता है। जैसे श्वसन की पहचान करती है कि आप निष्कर्ष निकाले कि श्वसन में CO2 गैस निकलता है, तो नाक से निकलने वाली श्वसन को यदि हम पाइप के थ्रू यदि चूने के पानी में ले जाएंगे उसका रंग दूधिया हो जाता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि निःश्वसन की क्रिया में, सांस छोड़ने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला कि औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल में और एसएससी में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। ये बीपीएससी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछे जा चुके हैं। अगला है कि हैलोजन तत्व फ्लोरीन किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है, जिनोन के साथ। हैलोजन तत्व फ्लोरीन किसके साथ फ्लोरीन है, तो आप जानते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हैलोजन जाने जाते हैं। सबके अंत में 7 होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, तो यह जिनोन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है, जबकि फ्लोरीन के यौगिकों की संख्या कम है क्लोरीन और ब्रोमीन की अपेक्षा। अगला कि परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, हेनरी बेकवेल ने। अगला है कि कोल्ड ड्रिंक्स में दाब के अंतर्गत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जब बोतल खोलते हैं ना तो पप की आवाज निकलती है, गैस नोज निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। क्यों भरा रहता है, क्योंकि वो वायु ऊष्मा रोधी होता है, वो ठंडा रखता है, खराब भी नहीं होने देता है, बाहर से जो सूक्ष्म जीव है वो नहीं आ पाते हैं। अगला है अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है, तो निरोधक का कार्य करता है, दूसरे पदार्थ न बन जाए। किसमें भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने में होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में। एक्चुअली नाभिकीय जो रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, जिसमें 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। 3 न्यूट्रॉन में क्या होगा कि अभिक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। वो 3 फिर अगले 3 यूरेनियम को ले लेगा, फिर उस तरह से वो बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा विपुल पैमाने में ऊष्मा निकलेगी, विस्फोट हो जाएगा। तो उसमें से 3 में से 2 न्यूट्रॉन को यदि सूख लिया जाए, मंद कर दिया जाए 2 न्यूट्रॉन को, तो 1 न्यूट्रॉन फिर नियंत्रण में अभिक्रिया रहेगी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया उसको कहते हैं। इसमें प्रयोग किया जाता है भारी जल का, D2O। अगला है कि स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन्न करता है, निकेल। अभी बताया निकेल स्टील में प्रयोग होता है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है, कास्टिक सोडा।
पिघले हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगला कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो अब ब्रह्मांड है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। पृथ्वी पर नाइट्रोजन वायुमंडल में, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन की है। आपको पता है कि सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है तो ऊष्मा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होती है, और ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में सूर्य के कोर में हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। ये दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और वहीं संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप विपुल पैमाने में ऊष्मा निकलती है। यही विभिन्न ग्रहों पर पहुंचती है, पृथ्वी पर भी आती है। ठीक, अगला है कि परमाणु संख्या किस सारणी पर आधारित है? तो परमाणु संख्या आवर्त सारणी पर आधारित है। अभी जस्ट देखे हैं। किस पदार्थ को कटे स्थान पर लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? यदि फेविक्लोराइड आप कटे हुए स्थान पर लगाएंगे तो रक्त का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। अगला है कि सीसा का निष्कर्षता मुख्यतः किस अयस्क से होता है? गैलेना सीसा का अयस्क है। ये आपको ध्यान में अयस्क वाला रखना होगा। गैलेना भी पूछे हुआ है पैरामेडिकल में, 2 बार पॉलिटेक्निक में भी पूछे हुए हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम, ध्यान में रखेंगे एल्युमिनियम का बॉक्साइट। हीमेटाइट अक्सर पूछा जाता है वो लोहे का। कॉपर पाइराइट, कॉपर से आप पकड़ लेंगे कि वो तांबा का। अगला है कि प्लूटोनियम सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया जाता गया था? तो कृत्रिम रूप में प्लूटोनियम उत्पादित किया गया था सबसे पहले। किस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ते हुए पौधों की होती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। यूरिया खाद में नाइट्रोजन होता है। अगला है कि किस गैस का प्रयोग वायुयानों के टायरों में भरने में किया जाता है? वायुयान का जो टायर है, हम लोगों का जो ये जो जल स्थल पर चलने वाले जो टायर है, दोनों में फर्क है। वो हल्का चाहिए तो वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरे जाते हैं। ये जो टायर आप यहाँ का गैस भर दीजिए प्रॉब्लम हो, वो ये जो हवा भरा था। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन? तो ये तो हीलियम है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके तो भाग परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन से आपको मतलब नहीं, कंफ्यूजन आ जाए नहीं रहना है। द्रव्यमान संख्या में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेते तो 2 और 2 ऐड कर दिए 4। अगला है कि बुझे हुए चूने पर से क्या गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है? तो क्लोरीन गुजारा जाए बुझे हुए चूने पर तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। ठीक है, ये आप ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में देखे होंगे CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन और धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल और सीमा जानते होंगे भूपट्टी में। तो तत्व धातु एल्युमिनियम, तत्व सबसे अधिक ऑक्सीजन। अगला यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? तो न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तभी न्यूट्रॉन की उपस्थिति में विखंडन होता है। अभी जस्ट बताएं। यहाँ भूपट्टी पर जो पाया जाता है ऑक्सीजन, इसमें एक और चीज देख लीजिए। यदि कहेगा जब पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व? तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। भूपट्टी पूछेगा तो ऑक्सीजन, यानी स्थल वाला भाग ऑक्सीजन। और तत्व और धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। कंफ्यूज नहीं होना। अगला है कि कौन सी गैस आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है? तो बिजली चमकने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला है कि पावे को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है? तो पावे को लोहा के बर्तन में रखा जाता है या शीशा के बर्तन में रखा जाता है, उससे रिएक्शन नहीं होता। अगला कि पानी में चीनी का घुलना व जल का वाष्प में बदलना इस प्रकार का उदाहरण है। पानी में चीनी का घुल जाए या जल का वाष्प में बदले तो उसका नीचे तो नहीं बदल गया, तो भौतिक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन उदाहरण। ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच अल्कलाइन होता है, इसलिए खट्टा चीज खाने
से परहेज किया जाता है, चाहे कम खाना। तो रक्त का पीएच जो है 7.35 से 7.45 के बीच होता है, या औसतन आप 7.4 जो मानते हैं, जो हम एक वीडियो में डाले हुए हैं, जगह का पीएच सामान्य पीएच 7.4, वो भी सही है। ये 7.35 से 7.45 रेंज है, औसत 7.4 दिया है। अगला हुआ कि ठोस कपूर का वाष्प में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन। ये भी सब्लिमेशन बताए हुए हैं। किस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, फिर भी प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो न्यूक्लियर है ना, न्यूट्रिनो न्यूक्लियर जो कण है उसमें द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, फिर भी प्रचक्रण होता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा अयस्क प्रयोग में लाया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क प्रयोग में लाया जाता है। अगला कि कितने कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है? तो 24 कैरेट। बताए थे कि 22 कैरेट में 2 कैरेट तांबा या चांदी मिला करके बनाया जाता है धातु, ताकि वो आभूषण ऐसा नहीं कोई इतना ना सॉफ्ट हो जाए कि उसको यदि आप प्रेस करें तो एकदम वो खराब ही हो जाए आभूषण का डिजाइन। तो शुद्ध कैरेट 24 कैरेट होता है, उसमें 22 कैरेट शुद्ध सोना डाला जाता है 24 कैरेट वाला, और 2 कैरेट कुछ और मिला। अगला कि 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए 24 में 18 हो गया, तो 24 कैरेट शुद्ध, 6 कैरेट अशुद्धि होगी, है ना। तो 6 कैरेट अशुद्धि होगी, तो 24 में 18 इसलिए 1 में, इसलिए 100 में 75% आ जाएगा आपका। अगला कि अशुद्धियां मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिला देंगे तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पानी है, पानी जल्दी भाप में बदल जाएगा कि पानी में चावल डाल देंगे तब भाप ज्यादा बदलेगा? निश्चित तौर पर चावल डालने पर भाप तब लेट से बनेगा। तो अशुद्धि मिला देने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है कि खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में सुरक्षा दृष्टि से कौन सी गंध मिलाई जाती है? तो मर कैप्टन, हल्का दिया मर कैप्टन, आपको याद रखना, हम एथिल मर कैप्टन बताए भी हम जस्ट। अगला है कि सभी हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 आप गलत रखेंगे, गलत टाइप हो गया है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन ये अक्रिय गैसेज हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सबके बाह्यतम कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? लोहा, क्रोमियम और कार्बन स्टेनलेस स्टील में सम्मिलित होते हैं। तत्व लोहा, क्रोमियम, कार्बन, और धातु कहेगा तो लोहा, क्रोमियम। अगला है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, धूम कोहरा जब बनता है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सुपरसोनिक यान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो NOx, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। अगर जो वायु में किस पदार्थ की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? यदि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो पेड़ों की पत्ती पहले काली होगी फिर गिर जाएगी। अगला है कि किसका परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6 और नाभिक में 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? तो कार्बन का। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराया गया परमाणु बम में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम। तो यूरेनियम का बनता है, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था जब जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। अगला कि किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता था? आसवन विधि द्वारा। ठीक है, डिस्टिलेशन विधि, आसवन विधि, जिसमें पानी को गर्म करेंगे, पानी का भाप बनेगा, भाप भी जाके ठंडा होगा दूसरे बर्तन में, तो जो साल्ट होंगे उसमें वो साल्ट उसी में रह जाएंगे जिसमें गर्म किया गया है, और जो सिर्फ शुद्ध भाप होगा वो अगले पानी में जमा हो जाएगा जिसमें साल्ट नहीं होंगे, तो वो क्या हो गया? शुद्ध जल हो गया। अगला हो गया नाइट्रोजन के वायुमंडल में फ्लैश बल्बों में किसका तार रखा जाता है? तो मैग्नीशियम का तार रखा जाता है कि यदि नाइट्रोजन के वायुमंडल में फ्लैश बल्ब बनाया जाए तो मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। अगला है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जाइमेस कहे या जाइमेस
इंग्लिश में जाइमेज पढ़ते हैं। किस पदार्थ का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाए? स्नेहक मीन्स कहते हैं घर्षण को कम करने वाला। तो ग्रेफाइट का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला कि गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 2 गुना होता है। किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। अगला कि एक ही कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उनमें विपरीत चक्रण होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें विपरीत चक्रण होता है। वो तो ओरिएंटेशन वाइज जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्पाइन वाइज देखेंगे, क्लॉक में एंटी क्लॉक में होता है, तो 2 विपरीत चक्रण होता है। अगला है कि हैलोजन सदस्य क्लोरीन का उपयोग किस रूप में होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में हैलोजन सदस्य क्लोरीन का उपयोग है। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? तो यूरेनियम ईंधन का काम करता, अभी समझाए हैं। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो ऐसा यह अवधारणा लिया जा रहा है कि हाइड्रोजन से विपुल परिमाण में ऊष्मा निकलती है और हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान भी जो हमारा ब्यूटेन है, जिसका भी हम एलपीजी में उपयोग कर रहे हैं, उससे अधिक होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे पेट्रोलियम का भंडार कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस का ईंधन में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाएगा। अगला कि हीरे की खनिजीय बनावट किस प्रकार की होती है? हीरा कार्बन का उपयोग होता है, ठीक है, अष्टचक्रीय इसका रचना होता है, इसलिए यह इसका अपवर्तनांक कुछ होता है और इसमें चमक होती है। अगला कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। पहला तो एल्युमिनियम, दूसरा क्या? लोहा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। मंदक में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला कि फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होता है? तो रजत ब्रोमाइड। रजत ब्रोमाइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड उसी को तो हिंदी में रजत कहते हैं। अगला कि किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो एक्टिव आयु अंकन में चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यूरेनियम का। जीवाश्मों का कार्बन 14 और चट्टानों का यदि आयु ज्ञात करना है तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है? यह डेवी ने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है। अगला है कीटकनाशी में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग होता है। चूहा को मारने में भी अब जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। सूती का प्रयोग कागजों इत्यादि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग होता है? तो क्लोरीन का उपयोग होता है। सूती कपड़ा में रंग जो रंग है उसको आप रंग को हटा के नया रंग डालना चाहते हैं, तो रंग अगर डिस्कलर हो गया है, आप उसको अच्छा से प्रिंट कराना चाहते हैं, कपड़ा आपको पसंद है, तो क्लोरीन से हटा दीजिएगा, फिर तब उसका डाइंग होगा। अगला है किस धातु को वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो तांबा, शुद्ध तांबा यदि होगा तो उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है संक्षारण के कारण। अगला है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त प्राय पीले लैंपों में कौन सी गैस रहती है? तो सोडियम गैस रहती है। जो पीला लैंप नहीं, हैलोजन वाला टाइप का जो दिखता है, सोडियम गैस रहती है। अगला है कि लोहे की पाइपों को संक्षारण से बचाने हेतु उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं। वो जस्ता का लेप चढ़ा देते हैं लोहा के पाइप पर, तो जंग से वो बचाता है, इसके कारण संक्षारण नहीं होता। अगला है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के नाम से, ड्राई आइस के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अगला है कि 1950 तक बंबई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का प्रयोग होता था? तो कोल गैस का उपयोग होता था 1950 तक। अब तो बिजली आ गई। राजस्थान में जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जावर की खान राजस्थान में। वह पदार्थ जो अत्यंत कठोर व तन्य है, नाइक्रोम। कठोर तो लोहा हीरा होता है, लेकिन तन्य तो हीरा नहीं, तन्य में ताना जा सके उसको,
क्षार बनाया जा सकता है, नाइट्रॉन। अगला कि आणविक कक्षा का भी विन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का भी विन्यास नियंत्रित होता है। तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग हो जाता है। यदि तांबा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तो विल्सन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल भी आप ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं ले, या बिना टेस्ट का नहीं ले। अब देखिए कि तांबा कितना चाहिए आपकी बॉडी में, कितना मौजूद है। ऐसा नहीं कि लिए जा रहे हैं कि हमारे लिए मिनरल है तो फायदा ही होगा। अगला है कि माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप किस नाम से जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो पत्थर है, जो स्टोन है, जो आपको खासकर वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से आप उसका यूज करते हो, उसे स्टोन का, वो माणिक्य सूर्य के लिए यूज करते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो। अगला कि अर्धचालक की भांति जर्मेनियम धातु किसमें प्रयुक्त होती है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है जर्मेनियम धातु, जो एक अर्धचालक है। किस कांच का प्रयोग कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो पाइरेक्स कांच के लिए। ठीक है, पाइरेक्स कांच का प्रयोग कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। अगला है कि मनुष्य का रक्त कोशों में किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है ताकि वो खराब ना जमे नहीं। अगला कि किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। निश्चित ताप बढ़ाएंगे तो वो घुला सकता है। अगला कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने हेतु प्रयोग में क्या लाया जाता है? आयोडीन 131, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी आयोडीन का संबंध, जो नमक में आयोडीन मिला होता है, उसका संबंध थायराइड ग्रंथि से है। अगला कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, अभी जो वर्तमान में। ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। सूर्य प्रकाश में 3 किरणें होती हैं, प्रकाश चैप्टर में बताए हैं, पराबैंगनी, दृश्य और अवयक्त। तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो कैंसर रोग का कारक बनती है। इसको ओजोन जो हमारा लेयर है वो उसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन ओजोन के क्षय होने से, ओजोन में होल होने से, या पराबैंगनी किरणें भी धरती पर पहुंच रही हैं और कैंसर को जन्म दे रही हैं, साथ ही पेड़ पौधों को, मकान को भी नुकसान पहुंचा रही है। अगला कि हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी जाती है? तो आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। या एक पूछे कि कौन सा ऐसा तत्व इसका न्यूट्रॉन होता ही नहीं? तो हाइड्रोजन। अगला है कि कौन सी धातु है जो इस्पात के बराबर मजबूत तो होती ही है किंतु भार में उससे आधी होती है? तो टाइटेनियम। हल्का है लेकिन मजबूत स्टील जैसा। अगला है कि गंधक की जो वलय जैसी संरचना गंधक के कितने परमाणु मिला के बनते हैं? तो 8 परमाणु, S8, 8 परमाणु मिलाकर वलय जैसी रचना बनाता है। अगला कि अम्ल और भस्म के परीक्षण हेतु किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र को यह पता है कि नीले लिटमस पत्र अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाते हैं और भस्म की उपस्थिति में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला कि नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण, है ना। इसलिए लोहे के पाइप में नमकीन जल नहीं डालना चाहिए। या जब छत की ढलाई हो रही है तो नमक का कोई भी सामान, खाद्य पदार्थ हो इसमें नमक हो, वह आप उसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उसकी मनाही निश्चित तौर पे, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो इंजीनियर होता है, वो मनाही कर देते हैं कि नमक लेके आपको नहीं जाना जहाँ छड़ का काम होगा, क्योंकि वो अगर नमक मिल जाएगा छड़ में तो छड़ गल जाएगा। ठीक है। अगला है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल शुद्धतम रूप है। मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, एरागोनाइट भी कह सकते हैं इसको।
अगला कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण में पाया जाता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अगला कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता था? आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। फॉल्स गोल्ड कहा जाता है आयरन सल्फाइड को। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, H2O को हटा दिए तो यहाँ क्या होगा? जिप्सम हो जाएगा। वो H2O 10H2O यदि हो जाएगा तो जिप्सम बन जाएगा। अब है कि धातु के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम किस यौगिक का निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है धातु के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम। मतदाता को चिन्हित करने में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। कई बार विभिन्न कॉम्पिटिशन में पूछे जा चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतदाता को चिन्हित करने में जो प्रयुक्त स्याही है, नहीं होता जो स्याही अमिट स्याही जिसको आप कहते हैं, वो जल्दी मिटता नहीं, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, कितना महंगा हो गया सिल्वर नाइट्रेट, चांदी का नाइट्रेट। अब एक स्थिर ताप पर गैस के आयतन को घटाने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आयतन में ताप स्थिर है, आयतन को घटा देंगे तो क्या होगा? आयतन ज्यादा है तो दाब ज्यादा, आयतन घटा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। आयतन को घटाने पर उसके दाब क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ बढ़ जाएगा वो गलत है, दाब घट जाएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में, तो सॉरी आयतन को घटाया जा रहा है, यानी वो वस्तु में आयतन को घटा रहे हैं, आयतन को बढ़ा नहीं रहे हैं। सॉरी आयतन को घटा रहे तो निश्चित तौर पर दाब को बढ़ाना होगा, तब ना 5 लीटर को हमको 1 लीटर बनाना है, दाब को बढ़ाना होगा। ठीक है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट। देखें CaSO4, कैल्शियम सल्फेट क्या? कैल्शियम डाइहाइड्रेट सल्फेट भी कह सकते हैं इसको। अगला है कि अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया से बने पदार्थ को लवण कहते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण कहते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला कि मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है गुब्बारों में, क्योंकि हीलियम हल्की गैस होती है, गुब्बारे को ऊपर ले जाती है। अगला कि मार्स गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन होता है। अगला कि द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पिपेट। पिपेट जो है वो आप माउथ पिपेट होता है जिसको मुंह से फूकते हैं, या बबल पिपेट आ गया जिसको प्रेशर डालते हैं, पिपेट आता है, ऑटो पिपेट आ गया। तो पिपेट से आयतन का निश्चित गणना करेंगे, आपको 1.04 ml लेना है, फिर भी आप पिपेट से ले सकते हैं। अगला है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिराए गए परमाणु बमों में किस धातु का प्रयोग किया गया? तो प्लूटोनियम का नाइट्रोजन था। अगला है कि गैस जो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है, सवे अंडे जैसी गंध देती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐसी है जिसमें सवे अंडे जैसी गंध देती है। ऐसा गया है, हमेशा एक ट्रिक ध्यान में रखें कि गंध युक्त जो भी चीज है उसमें सल्फर तो होता ही होता है। लहसुन में गंध होता है वो सल्फर होता है। अगला कि सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्करी वेपर भरी जाती है ट्यूबलाइट। किस प्रक्रिया द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया द्वारा खाना बनाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, इसको आप डालडा भी कहते हैं। ओजोन परत किस किरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी, अभी जस्ट देखे हैं। कोयले की किस्मों में एंथ्राइट में किसकी प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत एंथ्रासाइट में। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस भी आप देखे होंगे, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम है और लहसुन में सल्फर भी। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और शर्करा की अभिक्रिया में शुद्ध रूप में क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। थोरियम की खोज कब और किसने की थी? तो 1828 ईस्वी में बेrzelius ने थोरियम की खोज की थी। ठीक है। अगला कि किस धातु का प्रयोग
संचायक बैटरियों में किया जाता है। आपको पता है कि शीशा का प्रयोग किया जाता है, एक बार देखे होंगे कई एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। शीशा का प्रयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है। किसको किसके वीडियो एक्टिव विद्युतन के परिणाम स्वरूप अंततः शीशा बनता है? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के परिणाम स्वरूप शीशा बनता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो सिलिका का प्रयोग कांच में होता है। सिलिका जानते हैं, SiO2, बालू का ऑक्साइड हो, सिलिकॉन का ऑक्साइड का। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल गंधक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अग्निरोधी होता है, वो आग को बुझा देता है। वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है? तो आदर्श व्यवहार करता है जी। दाब निम्न हो, ताप उच्च हो, तो आदर्श आइडियल व्यवहार करती है। अगला है कि खाद्य तेलों का वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हम जस्ट बताए हैं। जिंक ब्लेंड अयस्क से मुक्त किस धातु का प्रयोग होता है? जिंक का। जिंक यानी जस्ता का निष्कर्षण होता है जिंक ब्लेंड से। तो नाम से जो मिलता जुलता अयस्क है उसको आसानी पहचान लेंगे। इस प्रकार ये थे केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस को देख लें जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किसका उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है। अगला कि संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मैंने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग संस्पर्श प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगला कि विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भर देंगी तो विद्युत बल्ब का जीवन लाइफ बढ़ जाता है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो अपचयन। कपड़े को आहार बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला कि उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम। और भी है, विकल्प दिए हुए आते हैं उसमें पोटेशियम होगा। पोटेशियमी उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक, तीन तरह के उर्वरक होते हैं। किस रसायन का प्रयोग वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने में किया जाता है? कॉपर सल्फेट जानते हैं, वो नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो जो अलगा है, अलगी है, वो नष्ट हो जाता है। वाटर टैंक में शैवाल यानी काई नहीं होता है, कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो काई नष्ट हो जाएगा। अगला है कि यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है? यह महर्षि कणाद का कहना था। अगला कि ऑडियो और वीडियो टेप पर किस का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है ऑडियो वीडियो टेप पर। विद्युत टेप नहीं होता, टेप का जो फीता होता है, अब तो जमाना ही खत्म हो गया, सब डिजिटल हो गया, सीडी डीवीडी आ गया। विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो अवकरण। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग की क्रिया ऑक्सीकरण, धनात्मक तत्व से संयोग की क्रिया अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्व से वियोग की क्रिया अवकरण और विद्युत धनात्मक तत्व के वियोग की क्रिया ऑक्सीकरण। ठीक है। अगला है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ कर देता है? स्कंदन कर देता है। ठीक है। किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम रेडियो एक्टिव का नाम देश के नाम पर रखा गया है। किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है? बेरियम उपस्थिति में जब पटाखा छूटता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध कौन सी होती है? पेशाब जहाँ लोग ज्यादा लोग करता है वहां गंध आने लगता है। कौन सी गैस के कारण वहां गंध आता है? अमोनिया गैस के कारण मूत्रालय के पास गंध आती है। अगला है कि कौन सी गैस अमोनिया के ऑक्सीजन में काम आती है? तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अमोनिया के ऑक्सीजन में काम आती है। NH3 होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला कि दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? जब उनका परासरण दर समान हो तब उनको आइसोटोनिक कहा जाता है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती ही है। जब वो अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। अगला है कि किसको अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग
अग्निशामक के रूप में CO2 के साथ किया जाता है। किस रासायनिक पदार्थ का नाम हरा थोथा अथवा हरा कशिश फेरस है? सल्फेट का नाम हरा थोथा, नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है और हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहा जाता है। फेरस सल्फेट। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो हाइड्रोजन, कई बार पूछा जा चुका है। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किन किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक, अल्फा बीटा गामा, तो वेधन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण की होती है। पेनेट्रेटिंग पावर। अगला है कि नॉन स्टिक बर्तनों में, नॉन स्टिक जो बर्तन है, किस पदार्थ का लेप होता है? टेफ्लॉन का लेप होता है नॉन स्टिक, जो नीचे हिंदी में देखिएगा लगा दिया जाता है। प्राकृतिक रबर को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाने के तो उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। इसको रबर का वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी कहा जाता है। अगला है विमान चालकों को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? नियॉन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर किया जाता है। अगला है कि गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? जस्ता सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। परमाणु बम किस, नहीं ये सॉरी गलत हो जाएगा। गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर जस्ता नहीं बना पाएगी, गलत क्वेश्चन। अगला है कि परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस विधि में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो कैल्डोल विधि के द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन युक्त यौगिक को गर्म किया जाता है। अगला कि सामान्य वायु के मिश्रण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती है? सामान्य वायु के मिश्रण में क्लोरीन गैस उपस्थित नहीं होती है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, अभी जस्ट बताए। रॉक साल्ट किस का एक अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है रॉक साल्ट। किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, ये भी पीछे देख चुके हैं। ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। इसको यानी पूरी तरह से कमांड कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप लगभग सारे क्वेश्चंस जो साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो आपको बीपीएससी में साइंस से पूछा जाए, बीपीएससी प्रधान शिक्षक में पूछा जाए, पीटी में पूछा जाए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में पूछा जाए, बिहार पैरा मेडिकल के विज्ञान में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए, बिहार पॉलिटेक्निक में थोड़ा इससे इतर भी थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ ही सकते हैं निश्चित तौर पे। इसके बाद डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में साइंस से क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद अभी आपको बिहार बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जो ओलंपियाड प्रतियोगिता है, क्विज प्रतियोगिता है, उसे एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएं। सारे एग्जाम्स में आपको इससे कई क्वेश्चन निश्चित तौर पर आ ही जाएंगे। आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से कमांड कर लेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा निश्चित तौर पर आप कमेंट में डालें, हम उसको क्लियर करेंगे, फिर अगले वीडियो में आपको क्लियरफाई करें। अगले वीडियो में फिर हम किसी और सब्जेक्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।